Hello and welcome to all in our YouTube channel Agri Mantra Changing the Way of Thinking. Myself Rishi Sharma and friends, today we are going to discuss about the third part of plant pathology. Friends, प्लांट पैथोलॉजी के पहले के दो सेशंस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें प्लांट पैथोलॉजी से रिगार्डिंग पढ़ा, उनके कॉन्सेप्ट्स को जाना, जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी डील किससे करती है, प्लांट पैथोलॉजी का हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन जितने भी प्लांट प्रोडक्शन के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो एंटोमोलॉजी हो, चाहे वो आपका प्लांट पैथोलॉजी हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हमेशा देखने को मिलते हैं। इफ़को ईजीटी की चर्चा चल रही है आजकल। इफ़को ईजीटी के रिगार्डिंग जितने भी आप लोग के मन में डाउट्स आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट कराया जाए, मॉडल पेपर सेट करवाया जाए, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी हम अपना सेशन लाने वाले हैं जिसमें हम इफ़को ईजीटी 2020 के एक तो प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व करेंगे, जो कि 2018-19 में मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन उन सभी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ जो मॉडल पेपर बन सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 2020 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उसको भी हम लेके यहाँ पे सेशन करवाने वाले हैं। तो इफ़को ईजीटी वाले जितने भी साथी हैं उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है फटाफट से जाएं प्लेलिस्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, क्योंकि देखिए मेरे जो सेशन होते हैं वो आपको 1 बाई 1 करके देखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, अगर आपको ठीक से समझना है चीज़ों को तो। बट ना बीच में अगर एंटर किए हैं कोई बात नहीं, आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो एग्रीकल्चर रिलेटेड, सबसे बेहतर प्रिपरेशन आपको पूरे यूट्यूब पर सिर्फ एग्री मंत्रा ही दे सकता है। प्लांट पैथोलॉजी के आज पार्ट 3 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में बात किया था, पार्ट 2 में हमने डिजीज़ और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। आज हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात करने वाले हैं जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है प्लांट पैथोलॉजी के स्टडी के लिए, ठीक है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है प्लांट पैथोलॉजी के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं चीज़ों को हमेशा से आपसे कहता हूँ कि आप जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर साइंस के, उन्हें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप बस समझिए। और समझने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपको समझाने के लिए चीज़ों को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एक टर्म आता है वो होस्ट। अब आपको धीरे धीरे हमेशा हर एक चीज़ को कोरिलेट करते हुए चलना है। देखिए, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि प्लांट फाइटोलॉजी जो स्टडी है वो स्टडी किसकी है, डिजीज़ की। जब किसी प्लांट में कोई डिजीज़ कॉज हो जाती है तो उस डिजीज़ को कॉज होने से लेकर उसके मैनेजमेंट तक जितनी स्टडी होती है वो प्लांट पैथोलॉजी यानी कि प्लांट फाइटोलॉजी में के तहत किया जाता है। तो देखिए, बात स्टार्ट हुई थी डिजीज़ से। अब डिजीज़ को होना है तो डिजीज़ को होने के लिए किसी न किसी प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी और वो किसी न किसी प्लांट में होगा। तो होस्ट की बात करें तो एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट विच इज़ इन्फेक्टेड बाय ए पैरासाइट एंड ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। देखिए, जिस प्लांट पे वो डिजीज़ कॉज होगा उस प्लांट को ही क्या नाम दिया जाता है, होस्ट। होस्ट प्लांट कहते हैं उस पूरे प्लांट को जिस पे जो पैरासाइट होता है, जिस पे जो पैथोजन होता है यानी कि डिजीज़ कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं और उनसे रहने के लिए स्थान भी लेते हैं। तो ये आपको चीज़ क्लियर रखनी है, होस्ट किसे कहते हैं। वो होस्ट प्लांट होता है जो इन्फेक्टेड होता है किसी पैरासाइट के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब पैरासाइट किसे कहते हैं, पैरासाइट एक जो टर्म आया उसे पैरासाइट किसे कहते हैं, तो पैरासाइट आपको समझना है कि पैरासाइट या फिर जिसे हिंदी में परजीवी कहा जाता है, एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन या फिर ऑन द अनदर लिविंग होस्ट एंड ऑब्टेनिंग इट्स फूड फ्रॉम दैट। आपको यहाँ चीज़ समझनी है, हिंदी का जो वर्ड है परजीवी, उससे भी समझ में आ रहा है कि ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर उनके ऊपर रहते हों और उनसे अपना फूड लेते हों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। अब किसी किसी केस में जो पैरासाइट्स होते हैं इनके बीच की जो रिलेशन होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते हैं और इन सेवरल केसेस ये इन दोनों आपस में एक दूसरे के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। तो ये जो नुकसान वाली जो प्रोसेस होती है, जो नुकसान वाली कंडीशन होती है, ये पैरासाइट को एक पैथोजन के रूप में चेंज कर देता है। और अब पैथोजन के बारे में जब बात करेंगे तो यही चीज़ कहेंगे कि पैथोजन एनी एजेंट और फैक्टर दैट
इंड्यूसेस डिजीज इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे फैक्टर्स या ऐसे एजेंट जो डिजीज़ को इंड्यूस कराते हैं किसी ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हम प्लांट पैथोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात करें तो किसी प्लांट के केस में। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने के लिए पूरी प्लांट पैथोलॉजी को इन सारे छोटे छोटे टर्म्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैथोजेनिसिटी की। इसमें से जो कई सारे टर्म ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के उन क्वेश्चंस को भी लेके यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर के IBPS FO के 2017 और IBPS 2015 के क्वेश्चन पेपर से निकाले हुए टर्म्स हैं। जब वो टर्म्स आएंगे तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। पैथोजेनिसिटी को समझते हैं पहले। जो पैथोजेनिसिटी होती है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पैथोजन कॉज हुआ है, यानी कि जो पैथोजन एक डिजीज़ कॉज करता है, उसकी जो एबिलिटी होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, कह सकते हैं, उस स्ट्रेंथ को क्या नाम दिया जाता है? पैथोजेनिसिटी। यानी कि वो जो पैथोजन है वो उस प्लांट को कितनी एबिलिटी है उस पैथोजन की उस प्लांट को इन्फेक्ट करने की, ऐसे समझिए इसको, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है या फिर ये जो एबिलिटी होती है, इसे क्या टर्म दिया जाता है? पैथोजेनिसिटी। उसके बाद ही इससे जस्ट इसी के अकॉर्डिंग एक वर्ड और आता है जिसे कहते हैं पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस को सिंपल भाषा में हम समझने के लिए डिजीज साइकिल भी कह सकते हैं, लेकिन पैथोजेनेसिस को समझना, ऐसे समझना ज़्यादा आसान होगा कि ये चेन होती है इवेंट्स की। यानी देखो, जब कोई डिजीज़ किसी प्लांट में हो रही है तो सबसे पहले होस्ट प्लांट आएगा, पैथोजन आएगा, ठीक है। उसमें वो अपना इनोकुलम इंसर्ट करेगा या फिर उसे इन्फेक्ट करेगा। उसके बाद धीरे धीरे इन्फेक्शन जब उसके अंदर, प्लांट के अंदर इंटर हो जाएगी, फिर वो अपने क्या करेगा? अपने लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बाद क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो ये जो अलग अलग से इवेंट्स आ रहे हैं, चैन इवेंट्स हो रहे हैं एक के बाद एक, तो ये जो चैन में जो इवेंट्स हो रहे हैं, सीक्वेंस में जो इवेंट्स हो रहे हैं, इस पूरे इवेंट्स से जो डिजीज़ के स्टार्टिंग, यानी कि इनोकुलम इंसर्ट हुआ और डिजीज़ के सिम्टम्स होने लगे, तो ये जो पूरी चैन दिख रही है, इस पूरी चैन को क्या टर्म दिया जाता है? पैथोजेनेसिस। तो आपको ये बहुत क्लियरली यहाँ पे ध्यान रखना है। पैथोजेनेसिस को ऐसे भी फिगर से समझ सकते हैं, जैसे कोई फंजाई है जो स्प्रेड हो रही है। कैसे स्प्रेड हो रही है? जर्मिनेशन का टाइम है, मान लीजिए वो सॉयल में उसके प्लांट डेब्रिस जो प्रीवियस ईयर के रह गए हैं वहाँ पे वो पहले से मौजूद है, और जब भी हमने अपना इकोनॉमिकल क्रॉप का सीड सोइंग करने के लिए दिया तो जर्मिनेशन के टाइम वहीं से उसका इनोकुलम जो है फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसके भी ग्रो होने लगती है। उसके बाद पैथोजन का एंट्रेंस होता है, पेनिट्रेशन होता है। यानी कि जो पैथोजन होता है, अगर वो सॉयल बॉर्न है तो पहले से ही सॉयल में होगा, ठीक है। डिजीज़ के क्लासिफिकेशन मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है। जितने लोगों ने नहीं समझ पाए या फिर जितने भी टर्म्स मैं टेक्निकल यहाँ यूज़ करूँगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी एक बार फिर से पूछ सकते हैं, और जिन लोगों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे वो प्रीवियस सेशन जाके देखें। तो पैथोजन का फिर वहाँ पे जर्मिनेशन के टाइम एंट्रेंस होगा, जैसे हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? इन्फेक्शन जब कॉज हो जाएगा उस सीडलिंग में, उस प्लांट में, तो इन्फेक्शन के फेजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इन्फेक्शन के फेजेस आने शुरू हो जाएंगे। जो इनोकुलम इंसर्ट हो चुका है, यानी कि जो इन्फेक्शन अंदर इंसर्ट हो चुका है, वो धीरे धीरे क्या करेगा? अपना ग्रोथ करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये डिससेमिनेशन होगा। डिससेमिनेशन कैसे होगा? थ्रू एयर हो सकता है, थ्रू वाटर हो सकता है, या ठीक है, थ्रू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा? डिससेमिनेशन होगा। किसका? पैथोजन का, टू द डिजीज प्लांट, फ्रॉम द डिजीज प्लांट टू द हेल्दी प्लांट, ठीक है, ऐसे समझो। और उसके बाद जैसे ही वो अपना उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट गया, फिर से वो डोरमेंसी में चला जाएगा, और या तो फिर वो प्लांट डेब्रीज में रह जाएगा, अगर सॉयल बॉर्न डिजीज है तो डोरमेंसी में रहेगा, और नेक्स्ट सीजन में जब भी उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा वो फिर अपने उस रूप में आ जाएगा और फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कॉज करेगा हमारे इकोनॉमिकल क्रॉप को। तो ये पूरी जो स्टेप बाय स्टेप जो एक चैन होती है डिजीज़ कॉज होने की, इसको क्या टर्म दिया जाता है? इसको कहा जाता है पैथोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। IBPS, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, 2015 में सीधा पूछा गया क्वेश्चन था ये। डिजीज़ ट्रायंगल से आप क्या समझते हैं? देखिए, डिजीज़ ट्रायंगल बहुत बेसिक सी चीज़ है।
तीन चीज़ों को, तीन पैरामीटर्स को मिलाकर डिजीज ट्रायंगल बनता है। एक होता है एनवायरनमेंट, दूसरा होता है होस्ट और तीसरा होता है पैथोजन। एनवायरनमेंट जो होता है वो फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। पैथोजन जो है वो जो है आपका डिजीज़ कॉज करता है किसको, होस्ट को करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है तो पैथोजन जो है होस्ट को डिजीज़ कॉज कर देता है, और रिजल्ट में क्या होता है, जो प्लांट होती है वो हमारी रोगग्रस्त हो जाती है। तो ये पूरा जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है तीनों चीज़ों का, तीनों पैरामीटर्स का, तो इसी को क्या टर्म दिया जाता है, इसी को कहा जाता है डिजीज़ ट्रायंगल। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पुट कर देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पैथोजन का एंट्रेंस होता है, यानी कि द इनिशियल इन्वेशन ऑफ अ होस्ट बाय अ पैथोजन। किसी भी हेल्दी प्लांट में जो एंट्रेंस होता है पैथोजन का, उसे क्या टर्म दिया जाता है, पेनिट्रेशन कहा जाता है। उसके बाद विरुलेंस, द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ अ पैथोजन। और जब एक बार अब पैथोजन जो है एंट्री कर चुका है उस हेल्दी प्लांट में, तो उसकी डिग्री क्या है, यानी कि वो कितने स्तर तक उस प्लांट को उसके बाद आता है इन्फेक्शन। अब चूंकि वो इंसर्ट हो चुका है एक हेल्दी प्लांट के अंदर, तो वो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन आफ्टर पेनिट्रेशन हैज़ होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप। पेनिट्रेशन यानी कि एंट्रेंस के बाद जो एक रिलेशन, एक पैरासाइट यानी कि उस पैथोजन और उस प्लांट के बीच, उस हेल्दी प्लांट के बीच जो रिलेशनशिप बनती है, उस एस्टेब्लिशमेंट को क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहा जाता है, यानी कि संक्रमण कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक टर्म और आता है यहीं पे जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेटेंट इन्फेक्शन। तो लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है कि कभी कभी होता क्या है, द स्टेज इन विच अ होस्ट इज इन्फेक्टेड विथ अ पैथोजन बट डज नॉट शो एनी सिम्टम्स। कभी कभी होता क्या है कि पैथोजन जो है वो इन्फेक्ट तो कर देता है उस हेल्दी प्लांट को, बट जो सिम्टम्स होते हैं वो फिर भी शो नहीं होते हैं इन सम केसेस। तो ये बहुत रेयर फिनोमिना है, और रेयर फिनोमिना होने के नाते एग्जामिनर इसे रख देता है एग्जाम में आपसे पूछने के लिए कि लेटेंट इन्फेक्शन से आप क्या समझते हैं। तो आपको क्लियरली, आपको वहाँ पे क्लियर होना पड़ेगा कि लेटेंट इन्फेक्शन जो है वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें होस्ट जो है इन्फेक्ट तो कर देता है, होस्ट इन्फेक्ट तो हो जाता है पैथोजन के द्वारा, बट जो सिम्टम्स होते हैं वो शो नहीं होते हैं। उसके बाद आता है इनोकुलम। इनोकुलम क्या है, इनोकुलम जो होता है वो पैथोजन का एक पार्ट होता है विच ऑन कॉन्टैक्ट कैन कॉज इन्फेक्शन इन द होस्ट। जो कि जब होस्ट से अटैच होता है पैथोजन, तो उसमें इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जो पार्ट होता है जो इंसर्ट होता है किसी भी होस्ट के अंदर, अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो वो कोनिडिया भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, और स्क्लेरोटिया भी हो सकते हैं। तो इतने सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग, चूँकि देखिए मोस्ट ऑफ द जो पैथोजेंस होते हैं जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं आपके क्रॉप के डिजीज़ेस के अलग अलग फर्दर, जिसमें हम फील्ड की क्रॉप्स भी स्टडी करेंगे, और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं, तो उनके जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिजीज़ हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो वहाँ भी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस पार्ट से, उस होस्ट से लग के उसे इन्फेक्ट करते हैं, तो उसे पार्ट को क्या कहा जाता है, इनोकुलम कहा जाता है। इतनी चीज़ें हो गई समझ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्वेशन आता है। इन्वेशन क्या होता है, द पेनिट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ द पैथोजन इन द होस्ट। एक बार जब पेनिट्रेशन यानी कि एंट्रेंस हो जाता है पैथोजन का उस प्लांट के अंदर, उसके बाद उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलते ही वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है और स्प्रेड होने लगता है पूरे होस्ट प्लांट के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इन्वेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पेनिट्रेशन से अलग है, पेनिट्रेशन और इन्वेशन में यही अंतर है। उसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इंक्यूबेशन पीरियड। यह आपको जब आप पोल्ट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जब आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं, तो वहाँ भी आपको टर्म देखने को मिलता है इंक्यूबेशन पीरियड। पर वहाँ पे ये चीज़ कुछ और बताती है, और प्लांट पैथोलॉजी के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये है द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द पेनिट्रेशन ऑफ अ पैथोजन टू द होस्ट एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम ऑन द प्लांट। यानी कि जब पैथोजन का पेनिट्रेशन हो गया उस होस्ट प्लांट के अंदर, और उसके बाद से लेकर जब तक प्लांट में उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स शो नहीं होने लगे, वो जो बीच का जो पीरियड होता है, जो बीच का टाइम पीरियड लगता है, यानी कि पेनिट्रेशन से लेके फर्स्ट सिम्टम शो होने तक का,
जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, सिंड्रोम की बात आती है। सिंड्रोम और डिजीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को बीच बीच में। तो सिंड्रोम को क्या कैसे समझना है कि सिंड्रोम जो होते हैं अ सेट ऑफ सिम्टम्स विच कैरेक्टराइज अ डिजीज़। यानी कि देखिए, किसी भी डिजीज़ को पहचानने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अब वो सिम्टम्स कुछ एक्सटर्नल होते हैं और कुछ सिम्टम्स जो हैं वो इंटरनली शो होते हैं। तो जो उनके सेट होते हैं, यानी कि कोई एक डिज़ीज़ होगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसके जो सिम्टम्स होंगे वो एक ही हो, वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। जैसे अगर ब्लास्ट ऑफ राइस की बात कर लें, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अपने फर्दर सेशन में, तो ब्लास्ट ऑफ राइस की बात कर लें तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं जैसे आई सेप्ट, स्पॉट्स हो जाते हैं, उसके अलावा रोटन नेक हो जाता है। तो इस प्रकार के जो अलग अलग सिम्टम्स जो होते हैं उस पूरे प्लांट में, तो ये उसका जो सेट होता है उसको क्या टर्म दिया जाता है, सिंड्रोम कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं डिजीज़ पोटेंशियल की। डिजीज़ पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिजीज़। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। जो डिजीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है होस्ट की, उसको क्या टर्म दिया जाता है, डिजीज़ पोटेंशियल। उसके बाद आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को हिंदी में ही अत्यक्षय कहते हैं। यानी कि जब नेक्रोसिस की घटना एक ऐसी घटना है जब प्लांट के जो सेल होते हैं वो डेड होने लगते हैं। तो उस पूरे फिनोमेना को या उस पूरे प्रोसेस को क्या टर्म दिया जाता है, उसको कहा जाता है नेक्रोसिस, या फिर हिंदी में अतिक्षय कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक टर्म आता है फंजी स्टैटिक। यहाँ पे दो टर्म हमेशा कंफ्यूज करते हैं आपको। एक होता है फंजीसाइड, वो होता है फंजीसाइड, और एक होता है फंजी स्टैटिक। तो दोनों को आपको अलग अलग रखना है। जो फंजीसाइड होता है, साइड मीन्स होता है टर्मिनेटर या किलर, यानी कि फंजाई को मारने वाला, किल करने वाला, उसे क्या टर्म दिया जाता है, फंजीसाइड। बट यहाँ फंजी स्टैटिक पूछा गया है, तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। फंजी स्टैटिक से आप क्या समझते हैं, तो फंजी स्टैटिक एक ऐसा कंपाउंड होता है विच प्रिवेंट्स फंगल ग्रोथ विदाउट किलिंग द फंगस। फंगस को वो किल नहीं करेगा लेकिन उसके ग्रोथ को वो प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, उसे फंगी स्टैटिक कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं रोइंग पे, या इसी को रोगिंग भी पढ़ा जाता है। तो जितने भी रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं या इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, उनको अपनी फील्ड से निकाल के फेंक देना ही क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स को निकालते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट्स को निकालते हैं अपने फील्ड में से। उसके बाद एक टर्म आता है क्वारंटाइन। अब चूँकि कोरोना महामारी के इस समय में क्वारंटाइन से आजकल सभी लोग अवेयर हो गए हैं, बट फिर भी प्लांट पैथोलॉजी के टर्म में जो क्वारंटीन की एक डेफिनेशन है उसे जानते हैं। कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ प्लांट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट। यानी कि किसी भी एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी में जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है किसी भी प्लांट स्पीसीज़ का, उसे रोका जाता है, उसका कंट्रोल किया जाता है। किसके लिए, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट, यानी कि रोग और उसके साथ ही साथ जितने भी पेस्ट हैं उनके रोकथाम के लिए, उनके कंट्रोल के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कंट्रोल लगाना ही क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं, जब मैंने आपसे कहा कि डिजीज़ कॉज हुई प्लांट में, तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, या तो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। बट कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हिडन होते हैं। हिडन इन द सेंस कैसे, virus induced symptoms which are not visible under certain environment conditions but get to be expressed under certain conditions of temperature and pressure। ऐसे सिम्टम्स जो कि वायरस के द्वारा तो इंड्यूस होते हैं, इतना समझ में आ रहा है कि पैथोजन कौन है यहाँ पर, वायरस है। बट फेवरेबल सॉरी नॉर्मल इन्वायरमेंट कंडीशंस में क्या होते हैं, ऐसे सिम्टम्स, उनके सिम्टम्स जो कॉज होते हैं डिजीज़ के द्वारा वो शो नहीं होते हैं, वो विजिबल नहीं होते हैं। बट अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को फेर बदल करके चेक करें तब हो जाके वो हमें सिम्टम्स शो होते हैं। तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो मास्क्ड सिम्टम्स कहलाते हैं। अगर प्लांट पैथोलॉजी के इंटेंसिटी से देखा जाए, स्ट्रेंथ से देखा जाए, तो मास्क्ड सिम्टम्स से प्रभावित जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी डिजीज़ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मास्क सिम्टम्स कौन से होते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है इटियोलेशन। इटियोलेशन समझाने से पहले एक कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। जो क्लोरोसिस की प्रक्रिया होती है वहाँ पे भी लीफ का क्या होता है, येलोइंग होता है, बट वहाँ का रीज़न अलग होता है। वो ड्यू टू द क्लोरोफिल के कारण वहाँ पे वो आपको वो दिक्कत देखने को मिलती है, क्लोरोसिस वाली। बट इटियोलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ भी प्लांट येलो होता है, बट
यहाँ प्लांट येलो होने की जो वजह होती है वो वजह होती है डिफिशियंसी ऑफ लाइट। जब इम्प्रॉपर लाइट मिलती है किसी भी प्लांट को, तो उसकी डेफिशिएंसी में जब प्लांट जो है हमारा येलो पड़ने लगे, पीला पड़ने लगे, तो उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इटियोलेशन। और इटियोलेशन को हिंदी में भी कहते हैं पीला पड़ना। तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद टर्म आता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी से बस इतना सा समझ में आना चाहिए कि द इनेबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ अ पैथोजन। किसी भी प्लांट की कितनी इनेबिलिटी है उस पैथोजन के इफ़ेक्ट को रेजिस्ट करने की, यानी कि अपने को बचा कर रखने की कितनी इम्यूनिटी उस प्लांट के अंदर है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं प्लांट पैथोलॉजी के स्टडी के लिए, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चूँकि मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम प्लांट डिजीज़ेस के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, जो फील्ड की क्रॉप के डिजीज़ेस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट उसके पहले आपको जो मेजर टर्मिनोलॉजीज़ थी वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अब आगे डिजीज़ आएंगे मैं सीधा सीधा टर्म्स कहूँगा, टर्म्स का नाम लूँगा, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए वो चीज़ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो होगा क्रॉप डिजीज़ के ऊपर ही, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फील्ड डिजीज़ के बारे में, और ऐसे फील्ड डिजीज़ जहाँ से आपके क्वेश्चन हर साल पेपर में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइस, व्हीट और तमाम प्रकार की जो फील्ड क्रॉप्स हैं इनके जो मेजर डिजीज़ेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन कोई मन में डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स डालिएगा। मिलते हैं अगले सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।